हेलो एवरीवन, खमाखानी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सोजागा। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। फिजिकल कांटेक्ट एक ऐसी चीज जो किसी भी सिंगल लड़के की सबसे बड़ी हसरत, सबसे बड़ी तमन्ना होती है। और दुर्गेश भाई को भी जब ये मौका मिला तो बिल्कुल नहीं चूका। लेकिन उसे क्या पता था कि वो इस प्रोसेस के द्वारा बंध गया है एक ऐसे चंगुल में कि पंडित जी ने भी साफ साफ कह दिया था कि अगर एक बार और वो उसके पास गया तो महादेव भी उसे नहीं बचा पाएंगे। तो क्या दुर्गेश बच पाया या वो हमेशा के लिए उसे ले गई? आइए जानते हैं इस कहानी में जो हमारे साथ शेयर की है अक्षय ने, और ये बिलोंग करते हैं मेरठ से। और यहां पर जो भी कुछ हुआ वो उनके एक फ्रेंड दुर्गेश के साथ हुआ। कहानी में आगे बढ़े उससे पहले अगर आपके पास भी कोई रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस है या फिर कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी है तो आप हमारी इस व्हाट्सएप नंबर पर और इस ईमेल आईडी पर शेयर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करना ना भूलें और स्पॉटिफाई पर भी आप इन सभी स्टोरीज को सुन सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं कहानी में आगे। बात है 2017 की। अब ये दुर्गेश भाई है ना, ये वैसे तो बिल्कुल सीधा साधा लड़का है, वो आप देख लोगे सीधा साधा है या नहीं आगे चलकर, पर थोड़ा सा ना ओवर कॉन्फिडेंट भी है। वो था ना इस टाइप का लड़का जो कहता है कि मुझे सब पता है, मैं सब संभाल लूंगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो वैसा ही कैरेक्टर है अपने दुर्गेश भाई का। तो दुर्गेश को जाना था शादी में मेरठ से कोटा। उसके बुआ के लड़के की शादी थी, लेकिन उसकी पूरी फैमिली 3-4 दिन पहले ही पहुंच चुकी थी। दुर्गेश भाई क्यों नहीं गए? क्योंकि उनको था जरूरी काम मेरठ में। वैसे बताऊं क्या काम था? भाई की गर्लफ्रेंड का बर्थडे था। जीवन में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या काम हो सकता है बताओ, है ना? तो भाई ने प्लान बनाया कि मैं 1-2 दिन लेट जाऊंगा। जैसा कि होता है ना लाइफ में, आपकी प्लानिंग कभी कभी वर्क नहीं करती है। तो पहली गलती, उसकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे था उस दिन, तो ऑब्वियसली उसने सोचा कि थोड़ा सेलिब्रेट वगैरह कर लेता हूं फिर निकल जाऊंगा। बर्थडे सेलिब्रेशन के चक्कर में वो लेट हो गया और जहां उसे दिन के 12 बजे निकलना था, शाम के 4 बज गए। और जिस बस में उसने अपनी बुकिंग करवा रखी थी वो बस मिस हो गई और उसे एक दूसरी सस्ती रोडवेज की बस लेनी पड़ी। और उसके बाद उसकी दूसरी सबसे बड़ी गलती, उसने अपने फोन को चार्ज नहीं किया। जब वो निकला तब उसके फोन में बैटरी सिर्फ 20% थी और उसने सोचा कि बस में चार्ज कर लूंगा या रास्ते में कहीं किसी ढाबे रेस्टोरेंट वगैरह में बस रुकेगी तब मैं अपने फोन को चार्ज कर लूंगा। खैर, बस चली मेरठ से। दुर्गेश भाई अपने विंडो सीट पर बैठे और बढ़िया अपने हेडफोन्स लगाकर गाने सुनने लगे। सब कुछ नॉर्मल था। रात के करीबन 9 बजे तक सब कुछ ठीक ठाक था और करीबन अगले 2-2.5 घंटे में बस जो थी वो कोटा पहुंचने वाली थी कि फिर अचानक से धप धप करके बस रुक गई। बस बंद हो चुकी थी। ड्राइवर ने 5-6 बार बस स्टार्ट करने की कोशिश की लेकिन बस स्टार्ट नहीं हुई। एक एक करके सभी लोग नीचे उतर गए। ड्राइवर ने इंजन वगैरह चेक किया और बोला कि गाड़ी के इंजन में प्रॉब्लम आ गई है, किसी मैकेनिक को बुलाना पड़ेगा। कंडक्टर ने सब लोगों को बोला कि कम से कम 2 से 3 घंटे लग जाएंगे, आप लोग सब गाड़ी में ही आराम कर लीजिए। अब वो बस जिस जगह पर खराब हुई वहां पर ट्रैफिक तो चल रहा था पर बहुत ज्यादा ट्रैफिक भी नहीं था और दूसरा आसपास कुछ नहीं था। एक बहुत छोटा सा ढाबा था और वो भी शायद बंद होने वाला था। अब जब इंतजार करने लगे तो दुर्गेश ने सोचा कि यार क्या किया जाए। तो उसके पास 2 ऑप्शन थे। पहला, बस में बैठो, वेट करो, मैकेनिक का कोई भरोसा नहीं, कब आएगा कब नहीं। और दूसरा ऑप्शन, किसी तरह यहां से आगे निकल जाओ। और हाँ, उसका फोन बिल्कुल 5% बैटरी के भी नीचे वो आ चुका था। अगर एक भी कॉल उसने की तो उसका फोन मरने वाला था। अब दुर्गेश ने सोचा यार अगर मैं यहां रुका तो सुबह भी हो सकती है और शादी का मेन फंक्शन मिस हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं, इनके यहाँ लगन का फंक्शन होता है जो शादी से 3-4 दिन पहले होता है और वो बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एक लड़की की शादी में। तो उसके दिमाग में ये चल रहा था कि अगर ये फंक्शन मिस हो गया तो सब लोग बोलेंगे कि कितना रिस्पॉन्सिबल लड़का है और बुआ से उसकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी तो बुआ नाराज भी हो जाएगी। तो दुर्गेश भाई ने अपना बड़ा सा बैग उठा लिया जिसमें गिफ्ट, कपड़े, कैमरा सब कुछ था और मन ही मन बोला कि मैं निकल रहा हूँ। कंडक्टर ने उसको समझा कि भाई रात का टाइम है, किससे जाओगे? पर दुर्गेश भाई का ओवर कॉन्फिडेंस, उसने बोला भाई मैं मैनेज कर लूंगा, कोई ना कोई कार मिल ही जाएगी लिफ्ट के लिए। और इतना कहकर वो अपना बैग उठाकर निकल पड़ा। तो भाई हाईवे पर अकेला चल रहा था बैग लटका के। पहले तो उसको लगा कि कोई बात नहीं, थोड़ी वॉक हो जाएगी, चलते चलते कोई ना कोई मिल ही जाएगा, कोई ट्रक या कोई कार रुक जाएगी। पर भाई साहब
चलते चलते भाई को रात के 10:30 बज गए। गाड़ियां तो कई निकली, लेकिन किसी ने रोका नहीं। अब आजकल का जमाना आप जानते हो, ऐसे चलते रास्ते पे गाड़ी कौन रोकता है। मतलब अगर आपकी किस्मत अच्छी हो तो कोई गाड़ी रुक जाएगी। फोन की बैटरी अब 2% पे आ गई थी और उसे लगा कि फोन स्विच ऑफ हो उससे पहले पापा को इन्फॉर्म कर देता हूँ। उसने फटाफट से अपने पापा को फोन मिलाया और बता दिया कि उसकी बस खराब हो गई है, उसको आने में लेट हो जाएगा। लग भी नहीं रहा उसे कि वो रात तक पहुंच पाएगा, तो हो सकता है कि वो सुबह ही पहुंचे। तो जिस किसी को भी आपने मुझे पिक करने के लिए बोला है उसको मना कर देना, और बाकी फोन चार्ज करके मैं आपको कॉल कर दूंगा। और इतना बोलते बोलते ही उसका फोन स्विच ऑफ हो गया। और जैसे ही फोन स्विच ऑफ हुआ, सड़क के ऊपर बिल्कुल अकेला खड़ा था और अब उसके दिमाग में थोड़ा सा परेशानी आने लगी कि शिट यार, मैं कहाँ फंस गया हूँ। और फ्रस्ट्रेट होकर वो अपना बैग नीचे रखकर जो हाईवे का माइलस्टोन होता है उसके ऊपर बैठ गया और गुजरने वाली कारों को लिफ्ट के लिए इशारा करने लगा। और करीब 15 मिनट के बाद कहीं जाकर एक कार स्लो हुई, जिसे देखकर दुर्गेश खुश हो गया। अब जब वो कार स्लो हुई और कार वाले ने विंडो रोल करके नीचे दुर्गेश की तरफ देखा, तो दुर्गेश ने बोला कि भैया लिफ्ट चाहिए। कार वाले ने एक नजर पूरी तरह से दुर्गेश को देखा और उसके बाद विंडो को रोल करके वो वापस से आगे निकल गया। शायद उसने सोचा होगा कि रात को कौन जाने कौन हो, कोई चोर डकैत भी हो सकता है। दुर्गेश बेचारा मायूस हो गया। उसे लग रहा था कि बात तो सही है, आजकल रील्स देख के भी लोगों को ये लगता है और वो बिल्कुल सही बात है, आप अजनबी को ऐसे लिफ्ट नहीं दे सकते हो। खैर उसने भी हिम्मत नहीं हारी, जो भी गाड़ी निकलती वो खड़ा होकर उसको लिफ्ट का इशारा करता। और थोड़ी देर के बाद फिर से एक गाड़ी रुकी, इस बार एक स्विफ्ट कार। और किस्मत देखो, RJ20 यानी कोटा नंबर। ड्राइवर ने विंडो रोल डाउन की, एक मिडिल एज का वो आदमी था और वो दुर्गेश को देखकर पूछता है कहाँ जाना है। दुर्गेश खड़ा हुआ और बोला कि अंकल, कोटा के पास निमोड़ा गांव है, वहां जाना है। दुर्गेश ने बहुत रिक्वेस्टिंग उसके अंदाज में उससे कहा, तो उस आदमी ने कुछ सोचा, फिर कहा कि मैं कोटा जा रहा हूं, अंदर तो नहीं लेकिन तुझे हाईवे पे छोड़ दूंगा। दुर्गेश की आंखों में चमक आ गई। उसने बोला हाँ हाँ अंकल, बस आप हाईवे तक छोड़ दो, बाकी वहां के बाद तो मैं अपने आप मैनेज कर लूंगा। उसके कहने के बाद उन अंकल ने एक बार दुर्गेश को सिर से लेकर पांव तक ठीक से देखा और फिर बोले चल ठीक है, आजा बैठ जा। दुर्गेश की तो मान लो लॉटरी लग गई। उसने बैग पीछे पैसेंजर सीट पे रखा और आगे का गेट खोलकर ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठ गया। बिना ये सोचे कि जैसे लिफ्ट मांगने वाले डकैत हो सकते हैं, ऐसे कार चलाने वाले भी तो हो सकते हैं। खैर कार चलने लगी। अंकल बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए थे। दुर्गेश ने थोड़ा फ्रेंडली होकर उनसे बात करने की कोशिश की। अंकल आप कहाँ से आ रहे हैं? उन्होंने बहुत छोटा सा आंसर दिया, काम से। ओ, वैसे थैंक यू अंकल लिफ्ट देने के लिए। अंकल ने सिर्फ करके जवाब दिया। उनकी बातों को, उनके एटीट्यूड था बोलने का, उससे दुर्गेश को थोड़ा अनकंफर्टेबल लग रहा था। और अंकल की एनर्जी ना एकदम ऑफ थी। बस वो चुपचाप कार चलाए जा रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद उन अंकल ने पूछा, तुम इतने रात में अपने गांव कैसे पहुंचोगे? तो उसने कहा देखूंगा अंकल, पैदल ही निकल जाऊंगा। आ रहा था बस से, बस खराब हो गई, वरना तो मेरा भाई लेने आ रहा था। एक्चुअली मेरे बुआ के बेटे की शादी है। और इस तरह से बीच बीच में दोनों थोड़ी बहुत बात करते और करीबन 2 घंटे की ड्राइव के बाद दुर्गेश ने अंकल को बोल के कार रुकवा दी। तो उसने गाड़ी रुकवाते उन अंकल से लगा कि मेरा गांव यहीं से आता है, आप मुझे यहीं उतार दीजिए, मैं यहाँ से चला जाऊँगा। तो वो गाड़ी से उतरा तो उन अंकल ने उसकी तरफ देखा और कहा कि यहाँ से तुझे अब कोई साधन तो मिलेगा नहीं, वो देख सामने वो एक दुकान है, वहीं रुक जा, सुबह निकल जाना। तो दुर्गेश उनकी तरफ देखकर मुस्कुराया, बोला अरे नहीं अंकल आप चिंता मत करो, मैं मैनेज कर लूंगा, और यहाँ तक लिफ्ट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अंकल ने एक गहरी सांस ली। ठीक है बोलकर वो अपनी गाड़ी लेकर निकल पड़े। दुर्गेश वहीं खड़ा होकर उस गाड़ी को जाते हुए देख रहा था जब तक कि उसकी लाइट उसकी आंखों से ओझल नहीं हो गई। फिर दोबारा उसने उस छोटी सड़क की तरफ देखा जो उसकी बुआ के गांव की तरफ जाती थी। वो सड़क एक अलग ही क्रीपी सी वाइब दे रही थी। और फिर उसने अपने बैग से अपना कैमरा निकाला, अपने गले में लटकाया और अपना बैग उठाकर निकल पड़ा। एक्चुअली दुर्गेश जो था उसको नाइट टाइम फोटोग्राफी का बहुत शौक था और आज जैसा मौका शायद उसे दोबारा नहीं मिलता। एक सुनसान सड़क, बिल्कुल अंधेरा और गांव का एटमॉस्फेयर, इससे बेटर
फोटोग्राफी करने का, वो भी रात में, और क्या मौका हो सकता है, इसलिए उसने अपना कैमरा निकालकर अपने गले में टांग लिया था। उस हाईवे से इसकी बुआ का जो घर था, जो गांव था, करीबन 7-8 किलोमीटर था। मतलब 1 घंटा तो उसे लग ही जाएगा। दुर्गेश ने अपने आप से कहा, और पहले 10 मिनट वो चलता रहा, सब कुछ ठीक था। सड़क थी, चारों तरफ खेत थे, दूर से कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। नॉर्मल गांव की सड़क। पर जैसे से वो आगे बढ़ता जा रहा था, आवाजें कम होती जा रही थी। कुत्तों का भौंकना बंद हो गया था, और अब सिर्फ उसके कदमों की आवाज उसे सुनाई आ रही थी। और शायद चलने से जो सांस फूलती है, उसकी खुद की सांस की। रात के करीबन 12:45 बज चुके थे, और उस टाइम पर वो आया एक जगह पर, जहां सड़क थोड़ी चौड़ी हो गई थी। उस सड़क से दो रास्ते खुले हुए थे। चांद की रोशनी भरपूर थी, और उसी का सहारा लेकर वो रात के अंधेरे में चले जा रहा था। और वहां एक पेड़ के नीचे कोई खड़ा था, एक लड़की, जिसके ऊपर चांद की रोशनी पड़ रही थी, और उसमें पीले सलवार सूट में खड़ी हुई एक लड़की दुर्गेश को साफ साफ दिखाई दे रही थी। और उसे देखते ही दुर्गेश का दिमाग ठहर गया। इतनी रात में सुनसान सड़क पे एक लड़की। पहले तो उसने सोचा कि कहीं ये कुछ अलाबला तो नहीं है। फिर उसने सोचा कि हो सकता है जैसे मैं अटक गया हूं, वो भी यहां पर अटक गई हो। ये सोचकर दुर्गेश धीरे धीरे आगे बढ़ा, और जैसे ही उस लड़की करीब आया, उसके होश उड़ गए। दुर्गेश ने जैसे उस लड़की को देखा, वो भाई साहब उसे देखता ही रह गया। वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि दुर्गेश को यकीन ही नहीं हुआ। बिल्कुल जैसे किसी अप्सरा को धरती पे उतार दिया हो। बिल्कुल परफेक्ट चेहरा, लंबे काले बाल जो उसकी कमर तक झूल रहे थे, सिंपल येलो कलर की सलवार कमीज, और बड़ी सुंदर गहरी आंखें। पर सबसे अजीब बात जो भी आप लोगों के दिमाग में भी आ रही है, इतनी रात को इस सुनसान जगह पर ऐसी सुंदर लड़की अकेली क्या कर रही है? उस लड़की ने जैसे ही दुर्गेश को देखा, उसे देखकर वो थोड़ी सकपका गई, और उसने अपनी नजर हटाकर वो दूसरी तरफ घूम गई। उसको ऐसा करते देख दुर्गेश भी थोड़ा घबरा गया कि यार कहीं ये कोई भूत चुड़ैल तो नहीं है। और देखो, वैसे तो दुर्गेश को अपने रास्ते पे निकल जाना चाहिए था, लेकिन दुर्गेश भाई पिघल गए, और वो वहीं रुक गए। और शायद यहीं उसने कर दी अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती। उससे ये पूछने की कि इतनी रात में वो यहां अकेली क्या कर रही है। उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, और वो पेड़ की ओट में छुप गई। दुर्गेश समझ गया कि वो उससे डर रही है। वो खुद पे हंसा और बोला, ये भी तो वही सोच रही है जो थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा था। उसने उस लड़के से बोला, अरे डरो मत, मैं कोई भूत वूत या लुटेरा नहीं हूं। मैं मेरठ से आया हूं। मेरी बस खराब हो गई थी, और इस वजह से आते आते मैं इतना लेट हो गया। मैं अपनी बुआ के बेटे की शादी में निमुड़ा आया हूं। मेरा फोन भी बंद हो गया है, और आने के लिए मुझे कोई और साधन भी नहीं मिला। उसकी ये बात सुनकर उस लड़की ने भी बोला कि मुझे भी कुछ नहीं मिला। मैं बहुत देर से यहाँ खड़ी हूँ। मुझे भी आगे वाले गांव में जाना है, जो निमोड़ा के पास ही है, हलीहेरा। लड़की ने बताया, और फिर बोली, पर अकेले थोड़ा डर लग रहा था। तो दुर्गेश भाई बोलते हैं, तो फिर ठीक है, एक काम करते हैं, मुझे भी आगे जाना है, साथ में चलते हैं। दुर्गेश को देखकर लड़की थोड़ा सा मुस्कुराई, और फिर दोनों चलने लगे। अब आप ही बता दो, आपको ऐसे सुनसान रास्ते में रात को 12:45 बजे एक सुंदर सी लड़की मिल गई, आप उसके साथ जाओगे या नहीं? सच्ची सच्ची बात कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? चलिए, तो दुर्गेश भाई अपना बैग टांग कर उस लड़की के बगल में चलने लगे, और चलते तो उन्होंने उससे पूछा, वैसे तुम्हारा नाम? लड़की ने जवाब दिया, श्रुति। उसने बोला, मैं दुर्गेश, एक्चुअली मैं मेरठ से आया हूं। तो लड़की बोलती है, अच्छा, तुम तो बहुत दूर से आए हो, तुम अकेले आए हो शादी में? बोलते नहीं नहीं, मेरे सारे घर वाले पहले आ गए थे, मैं थोड़ा लेट निकला। श्रुति ने जवाब दिया। उसके बाद उसने दुर्गेश को देखा और बोला, तुम्हारे बैग में क्या है? उसने बोला, गिफ्ट हैं, कपड़े हैं, और ये मेरा कैमरा। उसने अपना डीएसएलआर कैमरा उसे दिखाया। तो बोलती, अच्छा, तुम फोटोग्राफी करते हो? दुर्गेश बोलता है, हाँ, शौक है, और स्पेशली मैं रात की फोटोग्राफी करता हूँ। तो श्रुति बोलती कि रात की फोटोग्राफी? तो दुर्गेश ने जवाब दिया, हाँ, क्योंकि रात में डिस्टरबेंस कम होता है, और
रात में जो सीन्स क्रिएट होते हैं, जैसे लाइट्स का जो इफ़ेक्ट होता है, वो मुझे बहुत पसंद है। जैसे अभी भी आते हुए मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की है, क्योंकि चाँद की रोशनी में जो पेड़ों के ऊपर, खेतों के ऊपर रोशनी पड़ रही थी, उनसे एक अलग ही एटमॉस्फेयर क्रिएट होता है। उसकी बात सुनकर श्रुति थोड़ा-सा मुस्कुराई और फिर दोनों चलने लगे। थोड़ी दूर चलने के बाद सामने एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ आया। चाँद की रोशनी में वो एकदम क्रीपी लग रहा था। उस बरगद के पेड़ की जटाएँ नीचे तक लटकी हुई थी, जैसे किसी के बाल। उस पेड़ को देख के ही ऐसी वाइब आ रही थी कि बहुत खतरनाक सा पेड़ है, और सबसे बड़ी बात, वो देखने में ही बहुत पुराना पेड़ लग रहा था। और उसे देखते ही दुर्गेश अपनी जगह पर रुक गया और बोलता, वाह, क्या खतरनाक सीन है। ये पेड़ कितना डरावना लग रहा है यार। मैंने आज तक जिंदगी में इतना डरावना पेड़ नहीं देखा है। इसकी एक फोटो तो बनती है। और इतना कहकर उसने तुरंत अपना कैमरा निकाला, अपने कैमरे को उस पेड़ पर फोकस किया, और तभी श्रुति एकदम से सीरियस होकर बोलती है, इस पेड़ की फोटो मत लो। उसकी आवाज में कुछ था, एक डर, एक चेतावनी। उसकी बात सुनकर दुर्गेश हंस दिया और बोला, क्यों, बस एक फोटो ही तो लेनी है। नहीं, इस पेड़ की फोटो मत लो, श्रुति ने थोड़ा और प्रेशराइज करके कहा। दुर्गेश कंफ्यूज हो गया, पर क्यों, प्रॉब्लम क्या है। श्रुति ने पेड़ की तरफ देखा, उसके चेहरे पर साफ डर था। कहती है, ये पेड़ बहुत पुराना है, यहाँ के लोग इसकी फोटो नहीं लेते। दुर्गेश ने हंसते बोला, अंधविश्वास है क्या। बोलती, नहीं, ये। श्रुति कुछ बोल पाते उससे पहले ही उसने अपने कैमरे से उस पेड़ की फोटो क्लिक कर ली। और जैसे ही दुर्गेश ने फोटो ली, कुछ बदल गया। पहले तो कुछ नहीं, फोटो खींचने के बाद दुर्गेश कैमरा में फोटो चेक कर रहा था, और फोटो जब स्क्रीन पे आई तो उसने श्रुति को दिखाया, देखो कितनी खतरनाक फोटो आई है। और श्रुति वो एकदम चुप थी। उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो गया था। उसके चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर दुर्गेश ने बोला, श्रुति तुम ठीक हो। श्रुति ने धीरे से कहा, चलो यहां से जल्दी चलते हैं। पर दुर्गेश कुछ बोलते से बोले, चलो। श्रुति की आवाज में पैनिक था, वो बहुत घबराई हुई थी। उसको इस तरह से देखकर दुर्गेश भी डर गया। उसने फटाफट से कैमरा अपने बैग में रखा और दोनों तेजी से चलने लगे। लेकिन अब माहौल बदल चुका था। पहले जो कहीं दूर से थोड़ी बहुत आवाजें आ रही थी, कीड़ों की, वो जो होती है ना रात को, वो क्या बोलते हैं उनको, क्रिकेट्स जो भिनभिनाती रहती हैं, उनकी, वो सब बिल्कुल बंद हो गई थी। एटमॉस्फेयर बिल्कुल खामोश हो गया था। अगर कोई आवाज आ रही थी तो सिर्फ उन दोनों के पैरों के चलने की। और तभी थोड़ी देर के बाद एक और आवाज आने लगी। दुर्गेश को ऐसा लगा कि जैसे कोई उनके पीछे चल रहा है। वो रुका और पीछे मुड़कर देखा। कुछ नहीं, सिर्फ अंधेरा, और दूर वो बरगद का पेड़ चांद की रोशनी में चमकता हुआ। दुर्गेश चलो, श्रुति ने उसका हाथ खींचा और दोनों फिर से चलने लगे। और फिर एक आवाज, किसी औरत के खिलखिला के हंसने की। वो आवाज सुनते ही दुर्गेश के रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या है। वो घबरा गया। श्रुति ने उसे और तेज खींचा, रुको मत, बस चलते रहो। पर दुर्गेश ने फिर पीछे मुड़कर देखा, और इस बार कुछ दिखा। वो बरगद का पेड़, वो ज्यादा करीब था। जितना दूर वो उसे छोड़कर आया था, वो उससे कम दूर था। दुर्गेश घबराता हुआ बोलता, ये पेड़ करीब आ रहा है। श्रुति ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब टेरर था। मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुमने फोटो क्यों ली दुर्गेश। तभी फिर से एक आवाज आई, जो सीधे दुर्गेश के कान में फुसफुसाई, तुम बहुत सुंदर हो। दुर्गेश हकलाते बोला, तुमने सुनी वो आवाज। श्रुति भी घबराते हुए बोलती, हाँ सुनी है, और यहां से भागो दुर्गेश। और उसके इतना कहते ही दोनों ने भागना शुरू किया, और तब तक भागते रहे जब तक दुर्गेश की वो फीलिंग खत्म नहीं हो गई कि कोई उनका पीछा कर रहा है। और वहां से दूर आने के बाद हांफते हुए दुर्गेश रुक गया और बोला, बस अब और नहीं भाग सकता। अब मुझे सब कुछ ठीक लग रहा है। वहां रुकने के बाद उसने श्रुति से पूछा, वो आवाज कैसी थी। वो किसी औरत की आवाज थी। श्रुति ने गहरी सांस ली और बोली, पेड़, कई साल पहले एक डायन ने उस पर अपनी साधना की थी, और उसने उस पेड़ को श्रापित कर दिया, और जो भी उस पेड़ को छेड़ता है, वो डायन उसे अपना शिकार बना लेती है। ये सुनते ही
दुर्गेश का दिमाग घूम गया। तो क्या वो मुझे? श्रुति बोलती है, नहीं, अगर ऐसा होता तो हम वहां से बच के नहीं निकल पाते। तुमने बस फोटो ली और इसीलिए उसने डराया तुम्हें, लेकिन अब तुम सेफ हो। उसकी बात सुन के दुर्गेश को थोड़ी राहत मिली। उसने फिर से पीछे घूमकर देखा तो पेड़ अब दिखाई नहीं दे रहा था। इसके बाद दोनों फिर से चलने लगे और करीबन 10 मिनट चलने के बाद एक गांव की चमकती हुई लाइट्स और एक रास्ता दिखाई दिया। श्रुति ने कहा, मेरा गांव आ गया है, मैं चलती हूं। तुम अपना ध्यान रखना और यहां तक मेरा साथ देने के लिए शुक्रिया। दुर्गेश बोला, थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए, तुमने मुझे बचा लिया। हो सका तो मैं जाने से पहले तुमसे जरूर मिलने आऊंगा। वो मुस्कुराई और बोली, जरूर। और फिर दोनों अपने अपने गांव की तरफ निकल गए। श्रुति के जाने के बाद दुर्गेश अकेला ही अपनी बुआ के गांव की तरफ निकल पड़ा। वो अब थोड़ा जल्दी जल्दी चल रहा था और चलते चलते वो बरगद का पेड़ और श्रुति के साथ की वो बातचीत, जो भी कुछ हुआ, वही उसके दिमाग में घूम रहा था। फाइनली रात के करीबन 2 बजे के आसपास वो अपनी बुआ के घर के सामने खड़ा था। घर पूरी तरह से जगमगा रहा था, लाइट्स लगी हुई थी, डेकोरेशंस शादी की पूरी तैयार हो रखी थी और गेट के बाहर से ही अभी भी घर के लोगों की आवाज आ रही थी। सोचा, इतनी रात को भी सब लोग जागे हुए हैं। उसने गेट खटखटाया और अंदर से आवाज आई, कौन है? तो उसने बोला, मैं दुर्गेश, दरवाजा खोलो। दरवाजा खुला और उसके सामने खड़े थे उसके चाचा और 2-3 और रिलेटिव्स। सबकी आंखों में टेंशन थी। उसको देखते हुए बोलते, दुर्गेश, तू इतनी रात को कहाँ अटक गया था यार? तो उसने बताया कि चाचा वो मेरी बस। तो उन्होंने बोला, अरे अंदर आ पहले। उसके चाचा ने उसे अंदर खींचा, दरवाजा बंद किया। उसने देखा कि अभी भी ऑलमोस्ट सभी लोग घर के अंदर जागे हुए थे। सारे रिलेटिव्स ने उसे घेर लिया और उससे पूछने लगे, तू कहाँ अटक गया था इतनी देर से? हमें तेरी कितनी चिंता हुई, तेरा फोन भी बंद आ रहा था, सब ठीक तो है ना बेटा? दुर्गेश ने सबको जवाब दिया कि हाँ हाँ, सब ठीक है। एक्चुअली मेरी बस खराब हो गई थी और फोन में बैटरी नहीं थी तो वो ऑफ हो गया था। मैंने पापा को इसीलिए फोन कर दिया था कि वो चिंता ना करे, और फिर मैं लिफ्ट वगैरह लेकर आया। सारी बात उसने बता दी। लेकिन वो जो पेड़ वाली घटना थी वो उसने किसी को भी नहीं बताई। इसके बाद सबने उसे खाना वाना खिलाया और सब लोग सोने चले गए, क्योंकि अगले दिन लगन का प्रोग्राम था जो कि दिन में 2-3 बजे के आसपास शुरू होना था, तो वो अपनी नींद पूरी कर सकता था। दुर्गेश बिस्तर पर तो लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। बार बार उसे याद आ रही थी वो हंसी, वो आवाज, तुम बहुत सुंदर हो। और सोचते सोचते आखिर में थकान की वजह से न जाने कब वो सो गया। अगली सुबह, एक्चुअली दोपहर, जब दुर्गेश की आंख खुली तो दिन के 2 बज चुके थे। शिट, वो झटके से उठ गया। नीचे से लोगों की आवाजें आ रही थी, तैयारियां चल रही थी। फ्रेश होके वो नीचे पहुंचा। सभी रिश्तेदार बिजी थे, कोई डेकोरेशन में लगा हुआ था, कोई खाने का इंतजाम देख रहा था, लेडीज वगैरह अपने अपने कामों में लगी हुई थी। बुआ ने जैसे दुर्गेश को देखा तो कहती है, अरे उठ गया तू, आराम कर लिया ठीक से तूने? तो बोलता, हाँ बुआ, थोड़ा सॉरी, थोड़ा लेट हो गया रात को। बोलती, कोई बात नहीं बेटा, तू खाना वाना खा ले, प्रोग्राम शुरू होने वाला है, और अपना कैमरा भी तैयार कर ले, आज तुझे बहुत सारी फोटोज लेनी है। कुछ देर के बाद फंक्शन स्टार्ट हुआ। दुर्गेश कैमरा लेकर घूम रहा था और हर एंगल से फोटोज खींच रहा था। और फोटो खींचते खींचते उसकी नजर पड़ी औरतों के बीच में बैठी एक चेहरे पर। दुर्गेश का कैमरा नीचे आ गया और उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं रहा। उसकी आंखों के सामने श्रुति बैठी हुई थी 2-3 और लड़कियों के साथ, और वो दुर्गेश को देख के मुस्कुरा रही थी। श्रुति ने दुर्गेश की तरफ हाथ हिलाया और उसे अपनी तरफ बुलाया। दुर्गेश तो जैसे किसी जादू में उसने चलना शुरू कर दिया उसकी तरफ। वो उठकर थोड़ा साइड में चली गई जहां लोग कम थे। उसके पास पहुंचकर दुर्गेश ने कहा, श्रुति तुम यहाँ? श्रुति मुस्कुराई और बोली, हाँ, ये मेरी फ्रेंड के किसी क्लोज रिलेटिव की शादी है और मैंने तुम्हें बहुत पहले देख लिया था जब मैं यहाँ आई थी। दुर्गेश बोला, हाँ यार, फोटो वगैरह खींचने में मुझे ध्यान ही नहीं रहा। फिर उसके बाद दुर्गेश को किसी ने आवाज दी, मतलब उसको किसी ने बुला लिया, तो वो श्रुति से बोल के वापस फंक्शन में लग गया। और फंक्शन से फ्री होने के बाद जब खाना खाने का प्रोग्राम चल रहा था तो वो श्रुति को लेकर घर की छत पर चला गया उससे बातचीत करने के लिए। और इस फंक्शन के बाद उन दोनों की नजदीकियां और बढ़ गई
और अब वो ऑलमोस्ट रोज मिलने लगे। वैसे तो अभी दुर्गेश को आए हुए सिर्फ 2 ही दिन हुए थे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कई दिनों से यहाँ पर रह रहा है और श्रुति को जानता है। उसे श्रुति की कंपनी में मजा आ रहा था और अपनी गर्लफ्रेंड को तो जैसे भूल ही गया था। कितना आसान होता है ना लोगों के लिए, जब आपके एग्जिस्टिंग पार्टनर से सुंदर कोई और मिल गया तो उसे भूल जाओ, कौन देखने आ रहा है। शायद यही सोच दुर्गेश भाई की भी थी। खैर, शादी के तीसरे दिन सब लोग थोड़े रिलैक्स थे। मतलब शादी के तीसरे मतलब शादी होने वाली थी, अब अगले दिन शादी है, तो लगन के जो तीसरा दिन था उस दिन सभी मेन फंक्शंस खत्म हो चुके थे। अब सिर्फ छोटे मोटे रस्म रिवाज बचे हुए थे। दुर्गेश सुबह उठा और उठते ही उसका पहला ख्याल था श्रुति का। उसने सोच लिया था कि आज ज्यादा काम और फंक्शंस है नहीं, तो आज उससे मिलूंगा। मिल तो हर दिन रहे थे, कभी फंक्शन के दौरान, कभी फंक्शन के बाद में, लेकिन थोड़ी देर के लिए ही मिलना हो पाता था। लेकिन हर मुलाकात में दुर्गेश श्रुति की तरफ और ज्यादा खिंचता जा रहा था। दोपहर के 3 बजे थे। दुर्गेश अपने कमरे में था, तभी खिड़की से एक कागज का टुकड़ा अंदर आया, रोल हुआ हुआ। उसने उसके ऊपर ध्यान दिया। उसने उस कागज के टुकड़े को उठाया और उठाकर पढ़ा, तो उसमें लिखा हुआ था शाम 6 बजे, पुराने स्कूल के पीछे, और नीचे नाम लिखा हुआ था श्रुति। दुर्गेश का दिल तेज धड़कने लगा। श्रुति? उसने खिड़की से बाहर झांक कर देखा, लेकिन वहां पर कोई भी नहीं था। वो समझ गया था कि शायद श्रुति इसको फेंक कर चली गई है, और शायद वो उसके सामने से उससे कुछ नहीं बोल पा रही है, इसलिए कागज पर लिखकर उसने उसे मिलने बुलाया है। और शाम के 6 बजे दुर्गेश वहीं था, पुराने स्कूल के पीछे, एक पुरानी सी बिल्डिंग जो अब इस्तेमाल नहीं होती थी। मतलब बेसिकली वो स्कूल का ही पार्ट था। तो अब स्कूल जब शिफ्ट हो गया था, तो पुराना स्कूल जो है वो किसी काम नहीं आता था, तो ऑलमोस्ट खंडर जैसा ही था, और वहां पर लोग आया भी नहीं करते थे। श्रुति वहां पर पहले से ही मौजूद थी, और आज वो बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही थी, जैसे जैसे कोई उसमें खास चमक हो। दुर्गेश को देखते ही वो मुस्कुराई कहती है, तुम आ गए? तो उसने कहा, हाँ, तुमने बुलाया तो मैं क्यों नहीं आऊंगा। और इतना कहने के बाद श्रुति उसके करीब आई, बहुत करीब, इतनी करीब कि उसकी खुशबू, उसकी ठंडी सांसों को दुर्गेश महसूस कर पा रहा था। श्रुति ने धीरे से दुर्गेश का हाथ पकड़ा और बोली, दुर्गेश, क्या तुम हमेशा मेरे साथ रहोगे? दुर्गेश ने बिना कुछ सोच समझे बोला, हाँ श्रुति। और दुर्गेश उससे आगे कुछ बोल पाता, तभी श्रुति ने दुर्गेश को किस किया, और एग्जैक्ट उसी मोमेंट पर दुर्गेश को कुछ अजीब महसूस हुआ। श्रुति के होठ वो बहुत ठंडे थे, जैसे बिल्कुल बर्फ हो, जबकि अभी सर्दी का मौसम नहीं था। लेकिन दुर्गेश, क्या वो अपने आप को रोक पाएगा? नहीं, दुर्गेश अपने आप को रोक नहीं पाया, और उसने इस चीज को इग्नोर कर दिया। और इसके बाद वो दोनों उस पुराने स्कूल के एक टूटे फूटे कमरे में चले गए, जहां अंधेरा था और सिर्फ खिड़की से थोड़ी बहुत रोशनी आ रही थी। और वहां वहां वो हुआ जो नहीं होना चाहिए था, इन दोनों के बीच में इंटीमेसी। लेकिन ये कोई नॉर्मल इंटीमेसी नहीं थी। जैसे जैसे दुर्गेश श्रुति के करीब आता गया, उसको लगा जैसे उसकी एनर्जी, उसकी जान कोई खींच रहा है। पर दुर्गेश, वो तो पूरी तरह से श्रुति के रूप के जादू में था। जब सब कुछ खत्म हुआ, दुर्गेश वहीं लेटा था, थका हुआ, बहुत ज्यादा थका हुआ। श्रुति उसके बगल में थी और उसके बालों से खेल रही थी। और फिर वो बोली, अब तुम हमेशा मेरे हो। दुर्गेश ने कुछ कहना चाहा, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकली। वो कुछ ही देर में बस वहीं सो गया, गहरी नींद में। फिर अचानक से उसकी आंख खुली। रात के 9 बज चुके थे। वो अकेला था और श्रुति कहीं नहीं थी। दुर्गेश उठा। उसका सिर भारी था और पूरा शरीर ऐसे टूट रहा था जैसे किसी ने उसकी सारी ताकत निचोड़ दी हो। उसने आवाज लगाई, श्रुति, पर कोई जवाब नहीं आया। वो वहां से बाहर आया, चारों तरफ देखा,
वहां पर कोई नहीं था। दुर्गेश घर की तरफ चल दिया और उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे अंदर ही अंदर कुछ बदल गया था। जब दुर्गेश घर पहुंचा तो सभी लोग खाना खा रहे थे। उसको देखते ही उसके जो कजिन्स ने पूछा, "बे दुर्गेश, तू कहाँ था इतनी देर?" उसने कहा कि कहीं नहीं यार, बस ऐसे ही घूम रहा था। फिर उसे बिठाया गया अपने साथ, खाना वाना खिलाया गया। सबके साथ बातचीत करके वो थोड़ा नॉर्मल हुआ और इसके बाद जितने भी सभी जो कजिन भाई थे, उन सब ने एक रूम में बैठकर गप्पे मारने का प्लान बनाया। तो सभी लोग वहां पर बैठे। अंकित जो दुर्गेश का सबसे क्लोज कजिन था, उसने दुर्गेश से उसका कैमरा लिया और सभी भाइयों की फोटोज अलग अलग एंगल से क्लिक करने लगा। फोटोज क्लिक करने के बाद वो कैमरा लेकर फोटोज चेक कर रहा था और बाकी सारे भाई बातचीत में लगे हुए थे कि तभी अंकित ने कुछ ऐसा देखा कि उसके मुंह से बहुत तेज आवाज में निकला, दुर्गेश। उसकी आवाज सुन के सबने अंकित की तरफ देखा। उसका कहा, दुर्गेश ये क्या है? उसके चेहरे और आवाज में डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। अंकित को ऐसा देख के बाकी कजिन्स भी उसके करीब आए और बोले, क्या हुआ? अंकित ने कांपते हुए हाथ से उन लोगों को कैमरे की स्क्रीन दिखाई और उसे देखकर उन सबकी सांसें रुक गई। उन सबको देखकर दुर्गेश काफी कंफ्यूज और डरा हुआ था। भाई क्या हुआ? उसे अंकित बोलता है, क्या हुआ? ये ये फोटो देख। अंकित ने कैमरा उसके सामने किया। दुर्गेश ने ध्यान से देखा और बोला, भाई पेड़ ही तो है, और क्या है? और क्या है? ये देख। उसने स्क्रीन को जूम करके दिखाया और इस बार दुर्गेश ने भी साफ साफ देखा। स्क्रीन पर उस बरगद के पेड़ की फोटो थी, लेकिन उस फोटो में पेड़ की घनी जटाओं के बीच, पत्तों के बीच एक काला साया खड़ा हुआ था और उसकी आंखें सफेद चमक रही थी, सीधा कैमरे की तरफ, मतलब दुर्गेश की तरफ। वो आंखें दुर्गेश को घूर रही थी। ये देखते ही दुर्गेश के पैरों तले जमीन खिसक गई। अंकित चिल्लाया, ये फोटो क्यों ली तूने और कब ली? दुर्गेश ने जवाब दिया, ये तो मैं उस दिन रात को जब आ रहा था रास्ते में तब ली थी। अरे तो बेवकूफ, बताया क्यों नहीं तूने? अंकित ने तुरंत डिलीट का बटन दबाया और उस फोटो को कैमरे से डिलीट कर दिया और बोला, अबे साले, उस पेड़ की फोटो रख के घूम रहा है, तू मरवाएगा क्या? सारे के सारे कजिन्स शॉक्ड थे। दुर्गेश ने बोला, लेकिन भाई मुझे उस टाइम ऐसा कुछ नहीं दिखा। मैं वहां जब खड़ा था तो मुझे ये सब नहीं दिख रहा था। वहां तो सिर्फ एक बरगद का भयानक सा पेड़ था। अंकित अपने सिर पर हाथ रखकर बैठ के बोलता है, तू जानता है वो कौन सा पेड़ है? तो बोलता है, नहीं, मैं नहीं जानता। अबे वो एक डायन का पेड़ है। रूम में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस थी। डायन? दुर्गेश फुसफुसाया। ऑल्दो उसे पहले से ही पता था क्योंकि उस दिन श्रुति ने उसको बताई थी ये बात, लेकिन अपने भाई से ये बात सुनकर उसे और कंफर्म हो गया था। अंकित ने हाँ में सिर हिलाया और फिर उसने बताना शुरू किया कि आज से करीबन 50-60 साल पहले इस गांव में एक औरत रहती थी। नाम था कमला। बहुत सुंदर थी वो, पर उसकी एक कमजोरी थी। वो अपनी खूबसूरती से बहुत प्यार करती थी और इसी के चक्कर में उसने काली विद्या सीखना शुरू किया। उसे शक्ति चाहिए थी, उसे हमेशा जवान रहना था और इसीलिए वो उस बरगद के पेड़ के पास रात को जाती थी और वहां पर वो साधना किया करती थी, भयानक तंत्र मंत्र। और जब गांव के लोगों को शक हुआ, उन्होंने उसे पकड़ा और उसको उसी पेड़ पर लटका के मार दिया। सबको लगा कि उसकी मौत के साथ सब खत्म हो जाएगा, लेकिन असली खेल वहीं से शुरू हुआ। उसके कुछ महीनों के बाद ही उस बरगद के आसपास से जाने वाले जानवर मरने लगे। कोई भी इंसान उस बरगद के आसपास से गुजरता तो बीमार पड़ जाता। लेकिन फिर एक के बाद एक 3-4 जवान लड़कियों ने उस पेड़ से लटककर अपनी जान दे दी और गांव वालों के हिसाब से उन सब के पीछे उस डायन का हाथ था। इसीलिए उसके बाद एक भगत को बुला के उस पेड़ को बंधवा दिया गया और उस टाइम पर उन्होंने कहा था कि कोई भी उस पेड़ को छेड़ेगा नहीं, इसके आसपास से नहीं जाएगा। अगर कोई गया तो उस पे इसका प्रभाव पड़ सकता है। और ऐसा हुआ भी। आसपास के गांव के कुछ लड़कों ने ऐसा करने की कोशिश की, कुछ पागल हो गए और कुछ मर गए। और तुझे पता है उन सबको, और तभी बोलते बोलते अंकित एक सेकंड के लिए रुक गया और फिर बोला, तुझे कोई लड़की तो नहीं दिखी ना वहां, सुंदर सी? ये सुनते ही दुर्गेश की
सिट्टी पिट्टी गायब हो गई। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो हड़बड़ाते हुए बोला, लड़की? कैसी लड़की? अंकित ने जवाब दिया, एक सुंदर लड़की, पीले कपड़ों में। वो वो पहले उन्हें अपनी तरफ खींचती है और फिर धीरे धीरे उनकी सारी एनर्जी, उनकी जान निचोड़ ले जाती है और लास्ट में वो उनको मार देती है। अंकित की ये बात सुनकर दुर्गेश की तो सांसें रुक गई। पीले कपड़े, सुंदर लड़की, श्रुति? नहीं नहीं, दुर्गेश बुदबुदाया, मुझे कोई लड़की नहीं दिखी। अंकित ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में बहुत सीरियस सवाल था। दुर्गेश, सच सच बता, तुझे कोई लड़की मिली थी क्या उस रात जब तू आ रहा था? दुर्गेश के होठ कांप रहे थे। वो वो क्या बताए? श्रुति, उनकी मुलाकातें, उनकी बातें, और आज शाम जो हुआ वो? इस बार अंकित ने और कठोर आवाज में पूछा, दुर्गेश, कोई लड़की थी क्या? और दुर्गेश ने धीरे से सिर हिलाया, हाँ। और रूम में फिर से सन्नाटा छा गया। कैसी थी वो? अंकित ने पूछा। दुर्गेश ने जवाब दिया, सुंदर, बहुत सुंदर, पीले सलवार सूट में। इतना कहते अंकित ने अपना सिर पकड़ लिया। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। कितनी बार मिला है तू उससे? दुर्गेश ने जवाब दिया, 3-4 बार पिछले 2-3 दिनों में। 3-4 बार? अंकित उसके ऊपर चिल्लाया। और तूने बताया तक नहीं? दुर्गेश ने जवाब दिया, मुझे क्या पता, मुझे तो लगा कि नॉर्मल लड़की है। नॉर्मल? अंकित की आंखों में डर था, सच्चा डर। दुर्गेश, वो डायन की चेली है, कमला की बेटी। वो तुझे अपना शिकार बनाने के लिए आई है। उस पेड़ पर पहली मौत उसी की हुई थी, कमला के बाद। ये बात सुनकर दुर्गेश का पूरा शरीर थर-थर कांपने लगा। और तभी उसके दूसरे कजिन राहुल ने पूछा, तूने उसे टच किया? दुर्गेश बिल्कुल चुप रहा। अंकित ने जोर से पूछा, दुर्गेश बता। हाँ, दुर्गेश ने जवाब दिया। और फिर उसके बाद दुर्गेश ने फाइनली उन लोगों को सब कुछ बता दिया जो आज शाम हुआ। उसके बाद सुनकर अंकित ने अपनी आंखें बंद कर ली और बोला, ओ भाई, ये क्या कर दिया तूने? ये तो बहुत बड़ा घपला हो गया। सबका चेहरा और भी ज्यादा सीरियस हो गया था। और उनमें से एक और कजिन बोला, ये तो यार बहुत बुरी बात हो गई है। अब दुर्गेश की हालत टाइट हो चुकी थी। उसकी तो आंखों से आंसू निकल चुके थे। वो रोते हुए बोला, क्यों, क्या हो गया? अंकित ने जवाब दिया, अबे, जब वो डायन किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाती है ना, तो वो उस इंसान की आत्मा को अपने साथ हमेशा के लिए बांध लेती है। मतलब? दुर्गेश घबराते हुए बोला, मतलब? अंकित ने कहा, अब वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगी और धीरे धीरे तेरी जान, तेरी एनर्जी, वो सब कुछ खींच के ले जाएगी, तब तक जब तक तू मर नहीं जाता। दुर्गेश को लगा जैसे किसी ने उसके सीने में छुरा घोंप दिया हो। पूरे रूम में सन्नाटा छा गया था और अगर कोई आवाज थी तो वो थी सिर्फ दुर्गेश के रोने की। वो रोते हुए बोला था, मैं मर जाऊंगा। लेकिन फिर अंकित ने उसको आगे संभाला, तू रिलैक्स हो, घबरा मत, हम है ना, हम कुछ करेंगे, इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। लेकिन तुम क्या करोगे? तुम तो खुद कह रहे हो कि वो मुझे नहीं छोड़ेगी। दुर्गेश बहुत ज्यादा डेस्परेट था। सारे कजिन्स एक दूसरे की तरफ देख रहे थे और ऑब्वियसली सबके सब टेंशन में थे। तभी राहुल बोला कि सब लोग सुनो, पहले तो एक बात क्लियर कर लेते हैं। ये बात इस कमरे से बाहर नहीं जानी चाहिए, घर में किसी और को नहीं बताना है। दुर्गेश उसकी बात सुनकर शॉक था। क्या? लेकिन उसने बोला, सुन दुर्गेश, कल शादी है, बारात निकलनी है, घर में खुशी का माहौल है। अगर ये बात सबको पता चली तो सब कुछ खराब हो जाएगा। और वैसे भी उनको बताने से कुछ नहीं होगा, उनके पास कोई सोल्यूशन तो नहीं है ना। अंकित ने भी हाँ में सिर हिलाया और बोला, राहुल सही कह रहा है, अभी हम सबको मिलकर ही इसका कुछ ना कुछ इलाज ढूंढना पड़ेगा। और तभी उनमें से एक और कजिन सौरभ बोला, लेकिन भाई, अगर बात हमारे हाथ से निकल गई तो, मतलब अगर कुछ सीरियस हो गया तो किसी ना किसी बड़े को तो इन्वॉल्व करना चाहिए ना। उसकी ये बात सुनकर सब लोग चुप हो गए। वो सही कह रहा था। अंकित ने थोड़ी देर सोचा और बोला, ठीक है, एक काम करते हैं, राजेश चाचा से बात करते हैं। तो जो राजेश चाचा थे वो दुर्गेश के पापा के ही कजिन थे और इन बच्चों के साथ उनकी बॉन्डिंग अच्छी खासी थी। और दूसरी बात ये भी थी कि वो इन सब चीजों के अंदर बिलीव भी किया करते थे, समझदार भी हैं। तो सभी लोग उनका नाम सुनकर राजी हो गए कि चलो घर का एक बड़ा आदमी इन्वॉल्व होगा तो इनके पास भी हिम्मत रहेगी। रात के 11 बज चुके थे। सभी रिलेटिव अपना खाना वाना खा पी कर सो चुके थे।
उसके बाद ये सारे कजिन्स राजेश चाचा के कमरे में पहुंचते हैं। उनकी उम्र करीबन 45-46 साल की थी। सभी लोगों को एक साथ देखकर उन्होंने पूछा कि अरे भाई बच्चों, क्या हुआ? अंकित ने एक गहरी सांस ली और बोला, चाचा, बहुत सीरियस बात है और आपको इस बात पर विश्वास करना होगा। उसके बोलने के लहजे को देखकर चाचा भी सीरियस होकर बोले, बोलो। और फिर अंकित ने दुर्गेश को सपोर्ट करते हुए पूरी कहानी सुनाई। कैसे बस खराब हुई, हाईवे से गांव तक पैदल आना, वो बरगद के पेड़ का फोटो, वो आवाज, श्रुति से मुलाकात, हर बात, और आज शाम को जो हुआ वो भी। जब अंकित ने सारी बात बताकर रुका तो राजेश चाचा का चेहरा भी एकदम गंभीर हो गया था। कहाँ है वो फोटो, दिखाओ। अंकित ने कहा, मैंने डिलीट कर दी है। ये बात सुनकर चाचा ने दुर्गेश की तरफ देखा और बोला, बेटा तू यहां पर आ। दुर्गेश उनके पास गया। राजेश चाचा ने उसकी आंखों में देखा, फिर गर्दन पे जहां एक निशान था। ये निशान कब लगा? आज शाम को, दुर्गेश ने जवाब दिया। राजेश चाचा ने उस निशान को हल्का सा छुआ। वो बिल्कुल ठंडा था, जैसे बर्फ। उसके बाद उन्होंने एक गहरी सांस ली। अंकित ने पूछा, चाचा क्या सच में? राजेश चाचा ने हां में सिर हिलाया। हाँ, ये असली है और दुर्गेश अब बहुत बड़े खतरे में है। ये बात सुनते दुर्गेश फिर सुन लगा, चाचा, चाचा मैं मरना नहीं चाहता। चाचा ने उसके सिर पे हाथ रखा और बोला, बेटा घबराने से काम नहीं चलेगा, तू शांत हो, हम लोग कुछ करेंगे। पर क्या करेंगे चाचा? अंकित ने पूछा। चाचा ने थोड़ी देर शांत रह के सोचा और बोले, इस गांव में एक पंडित जी हैं, एक भगत, द्वारिका प्रसाद। वो इन सब चीजों का स्पेशलिस्ट है। कल सुबह हम उनके पास चलेंगे, लेकिन चुपचाप, किसी को कुछ भी पता नहीं चलना चाहिए। अगली सुबह 6 बजे दुर्गेश, अंकित, राहुल, सौरभ और राजेश चाचा चुपके से निकल गए घर से। बुआ को बोल दिया कि मंदिर जा रहे हैं। वो पैदल चल रहे थे और गांव के दूसरी तरफ, वहां जहां एक छोटा सा घर था, सादा और बिल्कुल शांत, बाहर एक बोर्ड लगा हुआ था, पंडित द्वारिका प्रसाद, तंत्र स्पेशलिस्ट। उन्होंने दरवाजा खटखटाया और अंदर से आवाज आई, आओ। अंदर करीबन एक 60 साल के बुजुर्ग आदमी बैठे थे, सफेद धोती कुर्ता पहने हुए, माथे पे लाल टीका और प्रणाम पंडित जी, राजेश चाचा ने कहा। खुश रहो बैठा, पंडित जी ने बोला और उनको बैठने का इशारा किया। बैठते ही पंडित जी ने सबसे पहले दुर्गेश को देखा एक लंबी नजर से, और बिना किसी कुछ बोले उन्होंने कहा, ये लड़का ये मुसीबत में है। उनकी बात सुनकर सब लोग चौंक गए। आपको कैसे पता? दुर्गेश ने पूछा। पंडित जी मुस्कुराए और बोले, मैं सब देख सकता हूं बेटा। तुम्हारे आसपास एक काली छाया है, एक औरत की। ये सुनते ही दुर्गेश के रोंगटे खड़े हो गए। इसके बाद राजेश चाचा ने उन पंडित जी को पूरी कहानी सुनाई, सब कुछ, हर चीज जो उन्हें बताई गई थी, जो दुर्गेश के साथ हुई थी। जब उन्होंने खत्म किया तो पंडित जी गंभीर हो गए और बोले, कमला वो अभी भी एक्टिव है। पंडित जी की बात सुनकर अंकित ने पंडित जी से पूछा, पंडित जी क्या आप दुर्गेश को बचा सकते हैं? पंडित जी ने कुछ सोचा, फिर एक लंबी सांस ली और बोले, एक समस्या है। उन्होंने पूछा, क्या? इसने उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिए हैं, और जब ऐसा होता है तो आत्मा और मनुष्य के बीच एक बंधन बच जाता है, सोल बाइंडिंग हो जाती है, उनकी आत्मा बन जाती है, और ऐसा बंधन तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। पंडित जी की बात सुनकर राहुल कांपती आवाज में बोला, तो मतलब दुर्गेश? नहीं नहीं, पंडित जी ने अपना हाथ हिलाया उसकी बात बीच में काटते हुए। मैं अकेला तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं अभी इसका टेम्पररी इलाज कर देता हूं। टेम्पररी मतलब? उन्होंने कहा कि मैं ऐसा कुछ काम कर देता हूं कि अगले 2-3 दिन शादी तक दुर्गेश सेफ रहेगा। वो डायन इसको कोई ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। लेकिन उसके बाद? दुर्गेश ने पूछा। तो उन्होंने कहा कि उसके बाद मेरे गुरुजी के पास चलना होगा। वो काशी में रहते हैं, अघोरी तांत्रिक हैं, वो ही इस बंधन को परमानेंटली तोड़ सकते हैं। राजेश चाचा ने गुरुजी से पूछा,
तो अभी क्या करना होगा पंडित जी? उनकी बात सुनकर पंडित जी ने कागज के ऊपर कुछ लिखा और फिर दुर्गेश को दे दिया और बोले, ये कुछ नियम हैं, तुम इन्हें ध्यान से सुनो। पहला नियम, वो तुम्हें बुलाएगी रात को सपने में, या तुम्हें लगेगा कि वो बुला रही है, पर तुम्हें जाना नहीं है। दुर्गेश ने हाँ में सिर हिलाया। दूसरा नियम, वो तुमसे फिर से शारीरिक संबंध बनाना चाहेगी, क्योंकि हर बार जब ऐसा होता है तो बंधन और मजबूत होता है। तुम जवान हो, ये जो शारीरिक लालसा होती है वो तुम्हें उसकी तरफ खींच सकती है। वो तुम्हारे सामने ऐसी ऐसी माया चलाएगी कि तुम शायद मजबूर हो जाओ। लेकिन अगर तुमने दोबारा उसके साथ संबंध बना लिए तो फिर मेरे गुरुजी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। उनकी बात सुनकर दुर्गेश ने घबराते हुए कहा, मैं नहीं करूंगा पंडित जी, मैं ध्यान रखूंगा। फिर पंडित जी ने कहा, देखो वो बहुत चालाक है, वो तुम्हें कन्विंस करने की कोशिश करेगी अपनी सुंदरता से, अपनी बातों से। तुम्हें अपनी इच्छा शक्ति पर ध्यान देना होगा, तुम्हें स्ट्रांग रहना होगा। अब सुनो तीसरा नियम, जितना हो सके घर में ही रहो। मैं तुम्हें एक यंत्र दे रहा हूं, इसे घर में टांग देना। इस यंत्र की वजह से वो घर के अंदर नहीं आ सकेगी, लेकिन बाहर खेतों में, सुनसान जगहों में वो आ सकती है। अंकित ने पूछा, पर पंडित जी, जब बारात निकलेगी तो दुर्गेश को भी तो बारात में जाना होगा। तो पंडित जी ने कहा, हाँ, इसीलिए मैं इसको एक रक्षा सूत्र दे रहा हूं। उन्होंने अपने पास से एक लाल धागा निकाला, उस पर कुछ मंत्र पढ़े और फिर दुर्गेश के दाहिने हाथ की कलाई पर उसे बांध दिया और बोले, ये रक्षा सूत्र है, जब तक ये तुम्हारे हाथ में है वो तुम्हें पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर पाएगी। पर ध्यान रहे, ये धागा ये धागा कभी उतरना नहीं चाहिए। ना तुम खुद उतारो, ना किसी और को उतारने दो। अगर ये टूटा या खुल गया तो वो तुम्हें तुरंत पकड़ लेगी। दुर्गेश ने जब वो धागा उसके हाथ में बांधा गया उसे देखा तो उसे थोड़ा गर्म लग रहा था, जैसे वो धागा वाकई में किसी शक्ति से भरा हो। इसके बाद पंडित जी बोले कि अभी बंधन इतना मजबूत नहीं है कि वो अपनी सीमाओं को लांघकर तुम्हारे साथ आ पाए। लेकिन पंडित जी ने दुर्गेश की आंखों में झांक कर कहा, लेकिन अगर इलाज से पहले एक बार भी और शारीरिक संबंध बन गया तो फिर इसे कोई नहीं बचा सकता है। कि ये बात सुनकर पूरे कमरे में बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस फैल गई। दुर्गेश कांपता हुआ बोला, पंडित जी, मैं मैं डर गया हूँ, मैं बहुत डर गया हूँ। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं उसके आस-पास ना आ जाऊँ जब वो मेरे सामने आएगी, लेकिन मैं क्या करूँ? मैं जब भी आँख बंद करता हूँ, उसका चेहरा मेरे सामने घूमने लगता है। ऐसा लगता है कि मेरा अपने दिमाग पर कोई कंट्रोल ही नहीं है। उसकी बात सुनकर पंडित जी ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा, डर नॉर्मल है, स्वाभाविक है, पर तुम्हें अपने ऊपर और भगवान पर पूरा विश्वास रखना होगा। महादेव सब ठीक करेंगे। वो बुलाएगी, मगर तुम्हें जाना नहीं है। अपने मन को मजबूत रखो, सोचो अपने माँ बाप के बारे में, अपने भविष्य के बारे में। वो सिर्फ तुम्हें मारना चाहती है, तुम्हारी जान लेना चाहती है, इसलिए तुम्हें मजबूत होकर रहना होगा। उसके बाद पंडित जी ने कुछ और मंत्रों से एक छोटा सा ताबीज बनाया। उसमें उन्होंने भभूत और कुछ और जड़ी बूटियां वगैरह भरी और उसे दुर्गेश को देते हुए कहा कि ये रात को अपने तकिए के नीचे रखना, ये तुम्हें बुरे सपनों से बचाएगा। दुर्गेश ने ताबीज ले लिया और फिर वो बोले दुर्गेश से, एक और आखिरी बात, वो तुमसे बहुत प्यार करने का नाटक करेगी। तुम्हें लगेगा कि वो सच में तुमसे प्यार करती है, पर याद रखो, वो सिर्फ एक मरी हुई आत्मा है, एक डायन। उसके लिए तुम सिर्फ एक शिकार हो। वो तुमसे कोई प्यार वार नहीं करती, वो बस अपनी शक्ति को बढ़ाना चाहती है और उसके लिए उसे तुम्हारी जान चाहिए। बेटा, वो जो दिखती है ना, वो सब माया जाल है। उसकी असलियत बहुत भयानक है। तुम्हें उसे कैसे भी करके भूलना होगा, पूरी तरह से। की बात सुनकर दुर्गेश ने आंखें बंद की और बोला, ठीक है पंडित जी, मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा। पंडित जी ने फिर कहा, बस बेटा, 2 दिन शादी निपट जाए, उसके बाद हम काशी चलेंगे मेरे गुरुजी के पास और वो सब ठीक कर देंगे। उनकी बात सुनकर राजेश चाचा ने बीच में ही बोला, और अगर इन 2 दिनों में कुछ हो गया तो? पंडित जी गंभीर हो गए और बोले, तो तुरंत मुझे बुलाना, दिन हो या रात, कोई बात नहीं। मैं जो कर सकता हूं मैं वो करूंगा। और ये कहने के बाद
सब लोगों ने पंडित जी से विदा ली और सबके सब लोग वापस अपने घर आ गए। घर आकर अंकित ने दुर्गेश से कहा, दुर्गेश तू स्ट्रांग रहना, चिंता मत कर, हम सब लोग तेरे साथ हैं, कोई भी बात हो हिचकना मत, और जैसा पंडित जी ने कहा उन सारी चीज़ों को फॉलो करना। अब दुर्गेश को एक कमरे के अंदर रख दिया गया, जो भी पंडित जी ने कहा था सारे प्रिकॉशंस रख दिए गए, और दिन भर दुर्गेश वहीं पर रहा। कोई ना कोई उसके पास आता जाता रहता था उसको चेक करने के लिए। दुर्गेश भी अंदर से डिटरमाइंड था कि बस उसे 2 दिन और गुजारने हैं और उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन दुर्गेश को ये अच्छे से पता था कि अगले ये 2 दिन उसके लिए सबसे मुश्किल होने वाले हैं, क्योंकि वो जानता था वो आएगी और वो ज़रूर आएगी और वो दुर्गेश को बुलाएगी। लेकिन अपने आप से वो कह रहा था कि उसे नहीं जाना है, चाहे दिल कितना भी चाहे। इसी तरह से करते करते रात के 10 बज गए थे। शादी का दिन कल का था, मतलब कल बारात निकलनी थी। घर में सभी लोग एक्साइटेड थे और लास्ट मिनट की प्रिपरेशंस चल रही थी। दुर्गेश अपने कमरे में था, दरवाज़ा बंद, वो ताबीज़ उसके तकिए के नीचे, धागा उसके हाथ में, और उसके साथ उसके कजिन राहुल और सौरभ भी सो रहे थे। दुर्गेश ने कमरे की लाइट ऑफ की और अपने बिस्तर पर लेट गया, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। हर आवाज़, हर शोर उसे लग रहा था कि जैसे कोई आ रहा है या कोई आने वाला है। जाने सोचते सोचते कब उसकी आंख लग गई, करीबन रात के 1 बजे खिड़की से एक हल्की सी आवाज़ आई, ठक ठक ठक। उसे दुर्गेश की आंख खुल गई। उसने खिड़की की तरफ देखा, पर्दे हिल रहे थे हल्के हल्के, और तभी एक बहुत हल्की, बहुत मीठी सी आवाज़ आई, दुर्गेश। आवाज़ सुनते ही दुर्गेश का दिल धड़कने लगा। दुर्गेश बाहर आओ ना, ये श्रुति की आवाज़ थी। दुर्गेश घबरा भी गया और अपने अंदर अंदर, नहीं नहीं, पंडित जी ने मना किया है। उधर से फिर से आवाज़ आती है, दुर्गेश प्लीज़, मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। आवाज़ इतनी प्यारी थी, इतनी तड़प भरी। दुर्गेश ने अपने कान बंद कर लिए। नहीं नहीं, ये सब झूठ है, तुम मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं करती हो, तुम मेरी जान लेना चाहती हो। उसकी आवाज़ सुनकर जब अगली आवाज़ आई तो उस आवाज़ में थोड़ा दर्द और रोना था। प्लीज़ दुर्गेश, बस एक बार मिल लो, मैं बहुत अकेली हूँ, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। उस आवाज़ में ऐसा हिप्नोटिज्म था कि ना चाहते हुए भी दुर्गेश अपने बिस्तर से उठने लगा। उसे लगता था जैसे कोई उसे अपनी तरफ खींच रहा हो। लेकिन तभी उसकी नज़र अपने हाथ पे बंधे उस धागे पर पड़ी और उसने उस धागे को छुआ, और उसको छूते ही वापस से अपने सेंसेस में आया और वापस से लेट गया। नहीं, मैं नहीं जाऊँगा। और उसके बाद वो आवाज़ रुक गई। बिल्कुल शांत माहौल हो गया, और उसके थोड़ी देर बाद फिर से एक लंबी क्रीपी हंसी। ठीक है दुर्गेश, कल मिलेंगे, पक्का। और इतना बोलने के बाद पूरी तरह से सन्नाटा छा गया। दुर्गेश पूरी रात जागता रहा डर के मारे, लेकिन उसके बाद ना तो श्रुति आई और ना ही उसकी आवाज। अगले दिन बारात की तैयारी हो गई थी। शाम को 5 बजे बारात निकलनी थी। दुर्गेश भी तैयार हो गया था, पर उसकी आंखों के नीचे नहा सोने की वजह से थकान और डार्क सर्कल्स थे। तुम ठीक हो, बुआ ने पूछा। उसने बोला, हाँ हाँ बुआ, बस थोड़ी नींद पूरी नहीं हुई। अंकित ने देखा, अंकित ने उससे आके पूछा, सब ठीक है ना? दुर्गेश ने हल्के से हाँ में सिर हिलाया। शाम 5 बजे बारात निकली। अब जैसा कि आपको पता है कि बारात पहले तो गाड़ियों पे जाती है और फिर जहाँ पे भी बारात का स्थल होता है, मतलब जहाँ शादी होनी है, वहाँ से 1-2 किलोमीटर पहले गाँव में कभी-कभी 3-3, 4-4 किलोमीटर की बारात निकलती है। तो बारात निकली, बैंड बाजा सज चुका था, डीजे वगैरह सब कुछ शुरू हुए और सभी रिश्तेदार नाचते हुए दुल्हन के घर की तरफ चल पड़े। लेकिन दुर्गेश दुर्गेश का ध्यान बारात पर नहीं, चारों तरफ था। उसे लग रहा था कि किसी ना किसी कोने कोने से श्रुति निकलकर बाहर आ जाएगी। सौरभ ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और 1 सेकंड के लिए भी उसने दुर्गेश को अकेला नहीं छोड़ा था। रात के करीबन 8:30-9 बजे के आसपास बारात लड़की वालों के यहाँ पहुंच गई। अब सब लोग रिलैक्स्ड भी थे, सब लोग बिजी भी थे, जो भी रीति रिवाज चल रहे थे। कुछ लोग खाने में बिजी थे, कुछ लोग डेकोरेशन देख रहे थे, सामान वगैरह दिया जाता है, सब कुछ वो देख रहे थे। और तभी अंकित आकर राहुल से पूछता है, राहुल दुर्गेश किधर है? राहुल बोलता है, अभी तो यहीं था। तो बोलता है, यहाँ कहाँ? मैंने पूरी शादी में चेक कर लिया है, वो यहाँ नहीं है। अंकित की बात सुनकर राहुल शॉक्ड हो गया। तो सौरभ को बुलाया और सब लोग उसको ढूंढने लगे, और दुर्गेश पूरी शादी में कहीं पर भी नहीं था।
वो गायब हो चुका था। ये दोनों भागकर चाचा के पास गए, उन्हें साइड मिली और उन्हें बताया कि करीबन आधे घंटे से ढूंढ रहे हैं, लेकिन फिर भी दुर्गेश कहीं पर नहीं मिल रहा है। उनकी बात सुनकर एक नजर उन्होंने चारों तरफ मारी और उन्होंने सीधा गुरुजी को फोन किया। और फोन काटने के बाद उन्होंने अंकित, राहुल और सौरभ से कहा, फटाफट मेरे साथ चलो। ये लोग शादी के गार्डन से बाहर निकले, इनके चाचा की कार में बैठ गए और वहां से निकले सीधे। और रास्ते में ही चाचा ने फिर से गुरुजी को फोन किया, गुरुजी हम पहुंच रहे हैं। और करीब आधा घंटे के बाद ये लोग पहुंचे उसी बरगद के पेड़ के पास जिसकी फोटो दुर्गेश ने खींची थी। इनके चाचा ने कार वहां से कुछ दूरी पर ही रोक दी और राहुल अंकित से बिल्कुल चुपचाप होकर चलने को कहा। और उस पेड़ के पास पहुंचकर इन लोगों ने जो देखा, इनके होश उड़ गए। बरगद के पेड़ के नीचे बहुत सारे दिए जले हुए थे और उनके बीच में बैठा था दुर्गेश, बिल्कुल नंगा, पूरा शरीर सिंदूर, हल्दी और राख से सना हुआ, गले के अंदर एक माला। उसके चाचा ने आवाज लगाई, दुर्गेश, लेकिन उसके शरीर में कोई मूवमेंट नहीं था। वो लोग दौड़कर उसके पास पहुंचे और जैसे उसे छुआ, वो एकदम से खड़ा हो गया और तीनों के ऊपर बहुत तेज चिल्लाया। उसकी आंखें ऊपर चढ़ चुकी थी, उसका चेहरा पूरा सिंदूर और राख से लाल सफेद हो रखा था। और फिर वो बोला एक औरत की तीखी आवाज में, चले जाओ यहां से, वरना किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसकी आवाज और उसकी अपीयरेंस को देखकर ये लोग घबरा गए। ये लोग कुछ और करते उतनी ही देर में एक कार सीधा इनके पीछे आकर रुकी और उसमें से दो लोग निकले, वो पंडित जी और उनके साथ एक और बुजुर्ग। सफेद लंबी दाढ़ी, रुद्राक्ष की माला, माथे पर बड़ा सा लाल टीका। वो कोई और नहीं, वो उनके गुरुजी थे। और जैसे ही दुर्गेश की नजर गुरुजी के ऊपर पड़ी, वो घूमकर सीधा उस बरगद के पेड़ के ऊपर चढ़ने लगा। उसको भागते हुए देखकर पंडित जी ने आवाज लगाई, पकड़ो उसे। और ये तीनों लोग उसको पकड़ने के लिए भागते हैं और भागकर पेड़ के आधे तने से उसको पकड़ लेते हैं और बड़ी मुश्किल से पकड़ उसको नीचे खींच कर लाते हैं। और उनके नीचे गिरते ही फिर एक आवाज गूंजती है, कमला, बहुत खेल लिया तूने, अब बस। गुरुजी चल के आगे आए, उन्होंने रुद्राक्ष की माला निकाली और सीधे दुर्गेश के गले में डाल दी। माला गले में डालते दुर्गेश छटपटाने लगा और एक ही मिनट के अंदर बेहोश हो गया। और जब उसे वापस होश आया तो अपने चारों तरफ देखने लगा कि वो कहां पहुंच गया है। और पंडित जी को देखते वो रोते हुए बोला, पंडित जी आप यहां कैसे? पंडित जी उसको देख के मुस्कुराए और बोले, बेटा मैं जानता था वो तुम्हारी सारी बातें सुन रही थी। जब तुम मेरे पास आए थे तब से ही वो तुम पर नजर रखे हुए थी। इसीलिए मैंने जानबूझकर कहा था कि शादी निपट जाए, फिर हम लोग काशी जाएंगे, ताकि मुझे टाइम मिले अपने गुरुजी को बुलाने का। राजेश चाचा भी आगे आ गए और बोले, और मैंने कार का इंतजाम किया था, गुरुजी को सुबह ही ले आया था। वो बारात के पीछे पीछे एक अलग कार में आ रहे थे। हम जानते थे वो तुम पर अटैक जरूर करेगी और इसीलिए हम लोग तैयार थे। ये लोग आपस में बात ही कर रहे थे, तभी उस पेड़ में से एक आवाज गूंजी जो उस डायन की आवाज थी, तुमने मुझे धोखा दिया है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। उसकी बात सुनकर गुरुजी और पंडित जी वहां पर बैठकर उन्होंने अपनी प्रक्रिया शुरू कर दी। उन्होंने दुर्गेश के चाचा को इशारा किया और वो अपने बाकी भतीजों के साथ उनकी कार में जाके दो बड़े बड़े कट्टे निकाल कर लेकर आए। और फिर जो गुरुजी वहां पेड़ के नीचे बैठे थे ध्यान लगा के, वहां उनके जो शिष्य थे दूसरे पंडित जी, वो हवन वगैरह की तैयारी करने लगे। करीबन 2 घंटे तक उन पंडित जी और उनके गुरुजी ने वहां पर पूजा की। राजेश चाचा, अंकित, राहुल, सौरभ, इन सबको तो कुछ भी नहीं दिख रहा था। लेकिन दुर्गेश ने बाद में इन लोगों को बताया कि जब हवन चल रहा था तो उसे श्रुति और वो डायन दोनों पेड़ पर दिखाई दे रही थी। वो दोनों बहुत गुस्से में थी। श्रुति ने कई बार उसके पास आने की कोशिश की, लेकिन गुरुजी की माला की वजह से वो उसके पास नहीं आ पाई। और जब गुरुजी ने आखिरी आहुति दी तो श्रुति उसे एकदम से दिखना बंद हो गई। उसके बाद गुरुजी ने उस पेड़ के तने से एक टुकड़ा काटा और उस पर कुछ यंत्र बनाकर उसे लाल धागे से बांध के अपने झोले में रख लिया और हवन की पूरी राख को उस पेड़ के तने पर लगाने को कहा। उसके बाद उन्होंने एक पंच धातु का त्रिकोण उस पेड़ की जगह में गाड़ दिया और उसके बाद बिना कुछ बोले वो अपनी गाड़ी में जाके बैठ गए और उनके पीछे पीछे बाकी सब लोग भी बिना कुछ बोले गाड़ियों में जाकर बैठ गए।
जाते जाते दुर्गेश ने एक बार फिर से घूमकर उस पेड़ की तरफ देखा, लेकिन अब वहां उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। इसके बाद दुर्गेश को नए कपड़े पहनाए गए और फिर से ये लोग शादी का फंक्शन अटेंड करने पहुंच गए। पंडित जी और गुरुजी अपने घर को निकल गए और जब अगले दिन बारात लौटकर वापस आई तो सभी घर वालों को सारी कहानी बताई गई कि क्या हुआ और कैसे इन लोगों ने दुर्गेश को चंगुल से बाहर निकाल लिया। सभी लोग शॉक्ड थे कि उन्हें सब कुछ क्यों नहीं बताया गया। तब राजेश चाचा ने आकर सबको समझाया कि अब डरने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक है। अगर बताते तो शादी का फंक्शन भी खराब हो सकता था और वैसे भी आप लोग क्या कर पाते, जो करना था हमने कर लिया है। उसके बाद दुर्गेश को पंडित जी के यहाँ ले जाया गया और फिर और भी छोटी मोटी प्रक्रिया की गई ताकि उसका जो भी कुछ बचा कुचा बंधन हो वो वापस से टूट जाए और इस तरह से कहीं जाकर दुर्गेश की जान बच पाई। ये कहानी है दुर्गेश के सच्चे अनुभव की। कुछ नाम्स और डिटेल्स चेंज किए गए हैं प्राइवेसी के लिए और इसीलिए कहते हैं कि हमेशा याद रखें, किसी भी सुनसान जगह पर रात को अकेले कभी भी अगर कोई बहुत सुंदर, बहुत अच्छी लड़की अचानक से मिले तो सतर्क रहें, सावधान रहें, क्योंकि कभी कभी जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो बहुत डरावना हो सकता है। वैसे आपको भी एक सुनसान रास्ते पर कोई इस तरह से मिले तो क्या आप दुर्गेश की तरह उससे इंटरेक्ट करेंगे, उससे बात करेंगे? अपने व्यूज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हम लोग मिलते हैं अपनी अगली कहानी में, तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।